दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर स्वरण सिंह साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी मेरे को अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू सर। व्यूअर्स, आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक ग्लोबल डेवलपमेंट है और वो ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक 2+2 डायलॉग हो रहा है और एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई है, समिट भी हुई है, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन साहब जो हैं उनकी बात भी हुई है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया यूएस रिलेशन जो हैं वो अगले 10-15 साल में क्या शिफ्ट ले रहे हैं। माजी में तो चलो एक जो अच्छा रिलेशन था या क्या था वो उसको नहीं। आई वांट कि सर हमारे व्यूअर्स को बताया जाए कि फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, खासकर क्वाड के हवाले से, इंडो पैसिफिक में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उस हवाले से, और खास करके ये जो एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में दरार आई है बहुत सारे, तो इसमें ये आप कैसे देखते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन सर? पहले तो कमर सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना होगा कि जो मुल्कों के रिश्ते हैं वो वहाँ के लोग ज्यादा तय करेंगे आने वाले टाइम में। पहले केवल सरकारें तय करती थी कि मुल्कों में रिश्ते कैसे रहेंगे। जो आम आवाम का उस पर असर है वो लगातार बढ़ा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो असर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और यदि ऐसा होता है तो जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं उनमें मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में क्या रिश्ते होंगे, कैसे रिश्ते होंगे, उनको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो आवाम की आवाज सुन के सरकारें काम करेंगी, अपनी मनमानी नहीं करेंगी। और दूसरी बात कि ये अमेरिका और भारत की बात करें तो दोनों डेमोक्रेसीज हैं, इसलिए उनकी जो आपसी सोच है वो आपस में तालमेल तो अच्छा होगा ही, पर उनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे दुनिया में किस तरह के माहौल को वो बनाना चाहते हैं उसमें भी मुझे लगता है कि तालमेल और अच्छा होगा। और आप देख ही रहे हैं कि उनके आपस में आगे से आगे, चाहे वो व्यापार के रिश्ते हों, या इन्वेस्टमेंट के हों, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हों, सिक्योरिटी के हों, ये सारे जो अलग अलग खित्ते हैं, और खासकर इस बार की जो 2+2 मीटिंग हुई है कल, उसमें साइबर सिक्योरिटी और स्पेस अवेयरनेस पर फोकस किया गया कि न केवल मुल्कों की आपस में तालमेल कैसी रहे उस पर ध्यान है, पर पूरी जो दुनिया, हमारा जो एक तरह से ब्रह्मांड है, जो मतलब एक तरह से पूरी हमारी कॉस्मोलॉजी है, स्पेस है, उससे भी जोड़कर अपने रिश्तों को देखने की कोशिश है, और किस तरह से दोनों मुल्क मिलकर कुछ अपनी दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और अमेरिका के अगले 10 साल में क्या रिश्ते होंगे, आपने जब पूछा, तो मुझे लगता है कि उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा आसान है एवरेज या मुकाबले दूसरे कुछ देशों के, जैसे जहाँ जमहूरियत उतनी थोड़ी कमजोर है। तो मुझे लगता है कि रिश्ते आपस में, क्योंकि आवाम की आवाज सुनने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है रिश्ते आगे से आगे बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत को खींच रही है अपनी तरफ कि हमारी जो ग्लोबल डिमांड्स हैं वो फुलफिल की जाए। इंडिया कहता है कि हमारा जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसमें आप देखें। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल रशिया के मामलात हैं, या जैसे ऑयल के हवाले से बातें हुई कि जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को सवाल किया गया कि आप यूरोप से ऑयल आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं। जयशंकर साहब ने कहा कि जितना जितना यूरोप एक शाम में ऑयल लेता है इतना तो हम एक पूरे महीने में ऑयल लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसमें आप कैसे देखते हैं? ये जो खींचातानी है, ये तनाव है, ये आप समझते हैं ये सेटल होगा, या कि आप समझते हैं ये सेटल नहीं होगा? क्योंकि रिसेंटली एक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, जापानीज फॉर्मर प्रेसिडेंट सुगा है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनको इंडिया को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट आई थी। तो आप कैसे देखते हैं इस टेंशन को?
कमर ये खींचातानी जो आप कह रहे हो ये जाने वाली नहीं है, ये बनी रहेगी। मुल्कों के रिश्ते ऐसे ही चलेंगे। हाँ, बात इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि काबू में ना रहे। तो आपने जैसे खुद कहा कि कुछ मुल्क जो है वो भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो सोच है, उनकी जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट करे भारत। तो एक तरह से इससे ये भी लगता है कि यदि रूस भी चाहता है कि भारत जुड़ जाए उसके साथ, अमेरिका भी चाहता है कि जुड़ जाए भारत उसके साथ, तो क्या ये भारत की जो आवाज है उसका वजन बढ़ने का एक एग्जाम्पल हुआ क्या, कि सारे देश चाह रहे हैं कि भारत अपनी जो सोच है वो उनके साथ मिला के उनके साथ खड़ा हो। पर जाहिर है कि भारत तो अपनी सोच लेकर आगे जाएगा, कोशिश करेगा कि जो हमारे अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए आप देख रहे हो कि एक तरफ यूक्रेन में माली सहायता भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है भारत, दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने की भी कोशिश कर रहा है। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्या समझ आता है भारत को और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो लगातार कोशिश होती रहेगी। और वही काम सारे बाकी मुल्क भी करते हैं, और इसीलिए बाकी मुल्क चाह रहे हैं कि भारत उनकी बात मान ले, उनका समर्थन करे, उनका सपोर्ट करे। पर ये जो भारत से तालमेल लगातार बनाने की कोशिश जो नजर आ रही है सब बड़े मुल्कों की, मुझे लगता है कि आप देखें कि पाकिस्तान में भी इमरान खान भी प्रेज कर रहे थे भारत को अभी हाल ही में अपनी जो उन्होंने स्पीचेस दी हैं। तो ये पहले तो भारत को नोटिस करना और दूसरा भारत से तालमेल बढ़ाने की कोशिश जो मुल्कों की है, वो जाहिर है कि मुझे लगता है कि अच्छा एक उसका संकेत है, एक इंडिकेशन है कि भारत की आवाज में आज वजन है और ज्यादा देश उससे जुड़ना चाहते हैं, जो उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। पर भारत अपने हित को लेकर आगे बढ़ेगा और जहां तक जुड़ सकता है दूसरे देशों के साथ जरूर जुड़ेगा और जुड़ भी रहा है। पर जरूरी नहीं कि वो सारे मुल्कों की अलग अलग बात मानना शुरू करे, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा, जो रिसेंटली अभी ये जो इंडिया यूएस के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में ये जो 2+2 की जो गर्मी है, या जो हम देखते हैं कि जो इंगेजमेंट ज्यादा बढ़ी है, तो आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या इंडिया जो है वो यूएस से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, या आप समझते हैं कि इकोनॉमिकली इंगेज करेगा, टेक्नोलॉजिकली कोई एडवांटेजेस होंगे, या कि सिर्फ और खासकर जब चाइना का थ्रेट है, तो ये 2+2 की क्या सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंगेजमेंट? आप इसको कैसे देखते हैं ये चीज को? ये 2+2 का जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है वो उसके मायने ये हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग के हाईएस्ट लेवल के जिम्मेदार मिनिस्टर या सेक्रेटरी हैं वो आपस में मिलकर बात करें। फिर ये नहीं रहेगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो कुछ फॉरेन अफेयर्स की उसमें तालमेल नहीं बन रहा है। तो तालमेल और भी अच्छा बनाने के लिए जैसे आप देखें कि नेशनल लीडर्स की सबमिट मीटिंग भी होती है, तो ये सबमिट मीटिंग के एक स्तर, एक स्टेप नीचे मान लें इसको, कि जो सीनियर मोस्ट जिम्मेदार मिनिस्टर्स हैं वो दो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों बातचीत करें दूसरे देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ, ताकि जो तालमेल है उसको और अच्छा बनाने में पॉसिबल हो पाए। और इसीलिए आप देखें कि भारत का आज अमेरिका के साथ ही नहीं है ये 2+2, जापान के साथ भी 2+2 है। और आज डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों जापान जा रहे हैं यहाँ से, वहां भी 2+2 होने वाला है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 है, रूस के साथ, रशिया के साथ भी 2+2 है भारत का। तो जो बड़े मुल्क हैं जिनके साथ ताल्लुकात बड़े अहम हैं, उनके साथ 2+2 भारत ने बना रखा है। और 2+2 के चलते पिछले देखें 2018 में ये 2+2 शुरू हुआ था अमेरिका के साथ, तो उससे पहले करीब एक डिकेड से एक बातचीत चल रही थी कि जिनको हम फाउंडेशनल एग्रीमेंट कहते हैं। फाउंडेशनल एग्रीमेंट अमेरिका साइन करता है तो फिर जो जितनी भी उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो ये 2+2 के चलते एक नहीं, दो नहीं, 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट एक के बाद एक 2016 से शुरू होकर 2020 तक ये 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हो गए हैं।
आज अमेरिका भारत को जो है वो अपना मेजर डिफेंस पार्टनर कहता है। तो सबसे पहले तो ये कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की जरूरत है जमीन पर, वो उसके लिए ढांचा बना लिया गया है और उसमें ये 2+2 ने काफी मदद की है उस तरह का ढांचा बनाने के लिए। और उसी के चलते आप देखें कि ये लगातार अभी भी कोशिश है, जैसे इस बार उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट तैयार की है, साइन की है और कहा है कि पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया में जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि माहौल क्या होगा, मार्केट्स किधर जाएंगी, उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें दो मुल्क ये भारत और अमेरिका किस तरह से अपना तालमेल बना सकते हैं, उस पर पूरा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो न केवल रोजमर्रा के उनके जो इंटरेस्ट हैं बल्कि जो लंबी सोच के जो मतलब जिनको हम कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहते हैं कि दूरदृष्टि जिसको हिंदी में कहते हैं, तो दूर की सोच रखते हुए भी लगातार तालमेल जो लगातार चलेगा आगे कई दशकों तक, उस तरह का तालमेल बनाने की ये कोशिश जो है वो 2+2 में होती है। और जाहिर है कि 2+2 से इस बार तो पहले हमारे जो वजीर आजम हैं उनकी भी बातचीत हुई वहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, तो ये आपस में अच्छा जो हिस्सेदारी है, साझेदारी जो बन रही है, मुझे लगता है उसी का एक नतीजा है। हाल ही में हालांकि ये पेंडेमिक के चलते 2+2 में थोड़ी सी डिले हो गई थी। ये एनुअल मीटिंग होती है, पिछली बार एनुअल नहीं हो पाई थी, 2021 में नहीं हुई, पर फिर से अब पेंडेमिक खत्म हो रहा है तो ये 2+2 का जो दौरा है वो फिर से शुरू होने वाला है और जापान में आज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, आगे जाके रूस से होगा। तो मुझे लगता है कि ये 2+2 एक एग्जाम्पल भी है कि रिश्ते अच्छे हैं, आपस में विश्वास अच्छा है, साझेदारी अच्छी है और एक फैसिलिटेटर भी है कि आपकी जो है वो बातचीत जल्दी से सुलझाकर जो कहीं अड़चने हैं उनको हटाकर, इरिटेशंस जो हैं उनको हटाकर किस तरह से तालमेल बढ़ा के हिस्सेदारी साझेदारी आगे बनाई जाए, उसमें 2+2 बहुत फायदेमंद रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रोफेसर हमें ये बताइएगा, जो चाइना फैक्टर है इसमें, जो अवजारी बात है कि एक तरफ तो इंडिया और चाइना की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $125 बिलियन के करीब पहुंच गई, ऑल्दो इसमें ज्यादा इंपोर्ट्स है लेकिन फिर भी दैट्स अ वेरी बिग नंबर। आप क्या समझते हैं जो इंडिया जो है उसने S-400 लिया है, वो जाहिर बात है चाइना के लिए एंड पाकिस्तान के लिए है, और तो जाहिर बात है कोई और मुल्क इस तरह का है नहीं है। अमेरिकन जो है वो क्या कुछ कह सकते हैं इस हवाले से? S-400 के हवाले से सुनने में आ रहा है कि अभी वो फाइनल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं हुई, तो अगर वो नहीं होती तो इंडिया के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर आ सकता है, या इंडिया को ऑफर किया जा सकता है कि नया जो जैसे फॉर एग्जांपल पैट्रियट है या थार्ड है या जो बाकी कोई डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म्स हैं वो ऑफर करें और इंडिया वो ले ले, या कि आप समझते हैं कि यही डिफेंस मैकेनिज्म आप लेंगे भी और इसको होल्ड भी करेंगे और प्रेशर भी बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि आपको पता है इंडिया ने जब S-400 लिया है तो दिस हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इनसाइड यूएस across the aisle, मतलब among the Republicans and the Democrats in the Congress. It is not just in State Department and White House, it's also being discussed in Congress. तो ये सारा कुछ जो है वो how come India can जिसको बर्दाश्त कर सकता है, या कोई चेंज ऑफ माइंड हो सकता है, या अमेरिका के प्रेशर पे इनसे भी कोई इक्विपमेंट ले सकता है? आप कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो कमर ये कि जब दोस्ती होती है मुल्कों में तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई उनमें अड़चने नहीं होती या कोई इरिटेशंस नहीं होती। कुछ कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जिसमें इरिटेशन भी रहती है, और आपने जैसे अभी कहा कि S-400 की जो परचेज है भारत की रूस से, रशिया से, वो एक तरह से अमेरिका के लिए एक तरह से वो इरिटेशन है। उनको लगता है कि और वो बार बार देखें वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने अभी भी इस मीटिंग में भी फिर एक बार फिर कहा, कई बार कह चुके हैं कि जब रूस से जो डिफेंस के रिश्ते बने थे भारत के, वो शायद उस माहौल में बने थे जब अमेरिका उसका इतना अच्छा दोस्त नहीं था। और वो कहना चाहते हैं कि आज अमेरिका भारत को जो चाहे वो देने को तैयार है, और वो बार बार कहते हैं कि रूस को हटाकर अमेरिका को सबसे बड़ा सप्लायर बनना चाहिए डिफेंस इक्विपमेंट का भारत को। उसकी वजह साफ है कि जब डिफेंस कोऑपरेशन होती है, वैसे तो कई कल्चरल कोऑपरेशन भी होती है,
स्पोर्ट्स में भी होती है कोऑपरेशन, कमर्शियल कोऑपरेशन होती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होती है, और जब दो मुल्कों में डिफेंस कोऑपरेशन होती है तो वो एक एग्जांपल होता है कि आपस में इनका जो ट्रस्ट है वो बहुत अच्छा हो चुका है, तभी डिफेंस कोऑपरेशन होती है। तो अमेरिका चाहता है कि यदि भारत को बहुत अच्छा अपना दोस्त बनाना है उसको, या उनकी कोशिश है कि अलायंस पार्टनर बनाना है, तो डिफेंस कोऑपरेशन को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आगे जाना चाहिए। और जब तक रूस सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रहेगा तो अमेरिका नहीं हो पाएगा। आप देखें हालत ये है कि एक स्वीडन से स्टॉकहोम में सिप्री ईयर बुक छपती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से। उनकी रिसर्च बताती है कि यदि आप 2019 से 5 साल पहले जाएं तो अमेरिका दूसरे नंबर पर आ चुका था एज ए डिफेंस सप्लायर टू इंडिया, पर अब 2020 से 5 साल पीछे जाएं तो ये काउंटिंग में अमेरिका का चौथा नंबर हो जाता है। फ्रांस और इजराइल दूसरे और तीसरे बन जाते हैं और पहला नंबर रशिया का है। हालांकि पहला नंबर तो रशिया का है, वो 70% से अब 49% पर आ चुका है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन किया है भारत ने। अब भारत दूसरे देशों से भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है या उनसे हिस्सेदारी बनाता है, को प्रोडक्शन की बात करता है। तो ये जब तक अमेरिका को लगता है कि इतनी अच्छी और क्लोज कोऑपरेशन रूस के साथ रहेगी भारत की, तो उसका असर भारत की जितनी भी दूसरी पॉलिसीज हैं, जैसे आज भारत की यूक्रेन पॉलिसी है, उस पर भी वो लगातार असर आता रहेगा। तो भारत जो है यदि पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा तो शायद अमेरिका की बात सुनेगा, उसकी जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट करेगा। और भारत की तो ये सोच है ही नहीं। मतलब आप जाएं कि हमारी माजी में आप देखें कि नॉन अलाइनमेंट की हम बात करते थे और अब हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं। तो भारत ने कभी ये सोचा ही नहीं, हमारे जहन में आता ही नहीं है कि कोई दोनों में से एक साइड चुन ले। भारत अपनी साइड चुनना चाहता है और उसमें जाहिर है कि सब देशों से तालमेल बनाए रखेगा। अब क्योंकि अमेरिका तकनीकी नजरिए से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इसलिए भारत लगातार उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहेगा। इसीलिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने बार बार वहां कहा कि जो भारत की जो पूरी कैंपेन है मेक इन इंडिया में, उसमें अमेरिकी कंपनियों को आकर भारत में प्रोडक्शन करनी चाहिए और भारत से फिर वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे रशिया के साथ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बड़ी अच्छी बनी है, वो जैसे वियतनाम को या फिलीपींस को एक्सपोर्ट हो रही है, तो अमेरिका की कंपनियां भी इस तरह कर सकती हैं। तो ये लगातार तालमेल कहें इसको, आप कहें कि थोड़ा पुल एंड पुश जो है, वो खींचातानी भी आप कह सकते हैं, वो लगातार दोनों तरफ से होती रहेगी। पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भारत के अमेरिका के साथ जो है वो पिछले 15-20 साल से रिश्ते बिल्कुल बदल गए हैं। और पहले कभी ऐसे रिश्ते नहीं थे, आज बहुत अलग तरह से रिश्ते हैं। और हो सकता है कि ये लगातार रिश्ते जो हैं वो आगे से आगे और भी अच्छे हो जाएंगे, तो शायद रशिया पर हमारी भारत की जो डिपेंडेंस है थोड़ी सी और कम हो सकती है, पर रशिया से रिश्ते खत्म हो जाएंगे ऐसा भी नहीं होने वाला। दो छोटे छोटे सवाल सर करने हैं। पहला बात तो ये है कि रशिया और यूक्रेन को लेकर के क्या इंडिया की इस तरह की पोजीशन है कि वो कोई निगोशिएट करवा सकता है या बिहाइंड द सीन रह के कोई हेल्प आउट कर सकता है अमेरिका रशिया के मामलात में? क्योंकि हमने देखा रिसेंटली कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ट्रैवल किया इधर उधर, रशिया भी गए लेकिन कोई काम नहीं बना। तो डू यू थिंक इंडिया की इस तरह की कोई पोजीशन है या इस 2+2 में कुछ कहा जा सकता है, या क्या आप समझते हैं कि अमेरिकन के अपने इतने स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है वो अकेले कर सकते हैं, या इंडिया ऑफर कर रहे हैं अमेरिका को कि हम हेल्प आउट कर सकते हैं? कमर, खुले तौर पर भारत ने बार बार कहा है कि प्रधानमंत्री जो भारत के वजीर आजम है, उन्होंने लगातार राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की है, राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है, और बार बार उनको कहा कि आप जब तक डायरेक्ट टॉक नहीं करेंगे, सीधी बात नहीं करेंगे, तो ये जो है मामला लटका रहेगा, उसका जो सोल्यूशन है वो जल्दी नहीं निकलने वाला। और ये परेशानी भारत सबके आगे रखना चाहता है कि जो अवाम की मुश्किलें हैं यूक्रेन में, वहाँ ध्यान जाना चाहिए, वहाँ अटेंशन होनी चाहिए। माली सहायता भी भारत उनको दे रहा है इस वक्त। तो ये बड़े मुल्कों की लड़ाइयाँ, ध्यान होना चाहिए वहाँ भी, तो लोगों को कितनी, जो अवाम को जो मुश्किल है उस पर ध्यान होना चाहिए। और खुले तौर पर बार बार भारत ने कहा है अलग अलग लेवल पर कि सीधी बात होनी चाहिए
रूस की राष्ट्रपति की और यूक्रेन के राष्ट्रपति की। पर यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो शायद राष्ट्रपति जो बाइडेन से सीधी बात करके उनसे सिक्योरिटी गारंटी लेना चाहते हैं। उनको प्रेसिडेंट जेलेंस्की की गारंटीज नहीं चाहिए, उनको नेटो से गारंटीज चाहिए, अमेरिका से गारंटीज चाहिए, इसलिए उनकी वो शायद सोच थोड़ी सी अलग है। पर जाहिर है जब भारत खुले तौर पर इतना कह रहा है कि वो तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो परेशानी है यूक्रेन में, संकट है, मुश्किल है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, और ये 2+2 में कोई इसमें मुश्किल नहीं समझना कि इसमें जरूर इस बारे में बात हुई होगी कि भारत क्या कर सकता है। तो मोटे तौर पर उन्होंने जो रीड आउट उसके बाद जारी किया है, जो उन्होंने कहा है कि कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कैसे आगे बढ़ाने हैं, उसमें उन्होंने ये साफ कह दिया कि दोनों कोशिश करेंगे कि किस तरह से मैनेज करें, मिटिगेट करें जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है और ग्लोबल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो इसका सीधा इशारा जो है वो यूक्रेन की तरफ जाता है कि जब खुले तौर पर इतनी बातचीत भारत कह रहा है कि वो कोशिश कर रहा है, तो 2+2 में जाहिर है कि इसकी बात भी होगी कि भारत क्या मीडिएशन कर सकता है, जो कोई फैसिलिटेशन कर सकता है। और ये बात सच है जैसा आपने कमर कहा कि भारत शायद अकेला इस वक्त बड़ा मुल्क है जिसके रिश्ते इतने अच्छे हैं और इतने बैलेंस्ड रिश्ते हैं, यूक्रेन के साथ भी, रूस के साथ भी, यूरोपीय मुल्कों के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। तो ये तो पॉसिबल है कि यदि भारत फैसिलिटेट करना चाहे इस जो 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 ये मिलिट्री का ये टेंशन बना हुआ है, और खासकर जिस तरह से जमीन पर यूक्रेन में हादसे हुए हैं, बुका पे आपने देखा है, टेलीविजन दिखा रहा है कि कितना ज्यादा जितना मैसेकर जैसे हुआ है, तो उससे मॉरल तरीके से भारत पर प्रेशर लगातार बनता है। और भारत की आप देखें कि जुबान में बहुत फर्क आया है। भारत पहले जो कह रहा था कि इंडिया इज कंसर्न, इंडिया रिग्रेट्स, अब वहां से भारत बहुत अलग जुबान में बात कर रहा है, और भारत तो खुले तौर पे कह रहा है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो नेशनल सॉवरेनिटी है उसको हिट नहीं होना चाहिए, यूएन चार्टर को फॉलो करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ। तो भारत की जुबान में भी लगातार फर्क आया। वो दिखाता है कि भारत की जो एक तरह से लगातार जो मुश्किलें बनी हुई हैं, उसके चलते भारत पर एक तरह से लगातार प्रभाव है उसका। भारत कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जल्द इस मुश्किल को खत्म किया जाए। ओके, आखिरी छोटा सा सवाल सर, जो रिसेंटली जब वॉशिंगटन में मुलाकात थी, सारे क्वाड मेंबर्स वहां पे गए, तो वहां पे एक बात हुई कि क्वाड फंड क्रिएट किया जाए फॉर स्कॉलरशिप्स। तो हाउ कम दिस, आप क्योंकि प्रोफेसर हैं और आपका एकेडेमिया से ताल्लुक है, एंड यू कैन बेटर टेल अस के हाउ कम दिस कोऑपरेशन इज गोइंग टू हेल्प। ये किस तरह का कोऑपरेशन है? सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है या ये किसी और चीज़ों में भी है? क्योंकि इससे इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेन स्ट्रीम होंगे, सिर्फ अमेरिका के लिए है या ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए भी है? और इसमें अगर आपको पता है तो ये भी बताएं कि अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस और जापानीज इंडिया भी आएंगे? पहली बात तो ये आप समझ लें कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था, उसको कई देश, खासकर चीन, उसको एशियन नेटो कहने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसका पूरा फोकस ये डिफेंस और सिक्योरिटी पर होने वाला है। पर 2018 में जून में भारत के वजीर आजम ने सिंगापुर में एक स्पीच दी थी कि भारत की क्या विजन क्या है भारत का इंडो पैसिफिक के लिए, और कहा था कि भारत इसको मिलिटराइज नहीं होने देगा, इसको कुछ थोड़े से देशों का क्लब नहीं बनने देगा, इसको इंक्लूसिव रखेगा। तो ये भारत की जो सोच है उसका असर क्वाड पर आपको नजर आता है कि आज क्वाड जो है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के साथ साथ आज कोशिश कर रहा है क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शुरू करने की, और उसके जो पूरा फोकस है आप देखें वो क्लाइमेट चेंज पर चला गया है, पेंडेमिक पर चला गया है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर चला गया है, साइबर सिक्योरिटी पर चला गया है। और आपने जो क्वाड स्कॉलरशिप्स की बात की, भारत जितने भी मल्टीलैटरल बॉडीज में जाता है, हाल ही में जैसे वो बिम्स्टेक की एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, तो कोशिश करता है कि जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब कौन लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे इस तरह के आपसी मल्टीलैटरल तालमेल को, तो आम आवाम को किस तरह से जोड़ा जाए ताकि जो डेमोक्रेसी में वोट करते हैं, नेताओं को चुनते हैं, उनके जहन में ये कन्विक्शन होनी चाहिए कि ये इस तरह का तालमेल बनना अच्छी बात है।
तो उसमें स्कॉलरशिप बड़ी हेल्प करती है। यदि आप वहाँ के जो यूथ है उसको अपने साथ जोड़ पाएंगे, और ये स्कॉलरशिप जाहिर है कि कोई उसमें सीमा नहीं है कि किस क्षेत्र के लिए होगी, सारे क्षेत्रों के लिए, सारे सेक्टर्स के लिए वो खुली होगी। हाँ, जैसे जापान में कौन सा सेक्टर अच्छा है, यहाँ बच्चे जाकर पढ़ना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा अच्छा है, अमेरिका में कौन सा अच्छा है, भारत में कौन सा अच्छा है, तो जिन जिन सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन कर सकता है देश, उसी सेक्टर्स में जाहिर है कि दूसरे देश के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आकर उन स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहेंगे। पर उसकी सोच में दो चीजें बहुत जल्द से 10 सेकंड में मैं बता दूं। पहला ये कि क्वाड का रुझान जो है वो केवल डिफेंस सिक्योरिटी पर नहीं है, वो पूरे तौर पर सारे जो सेक्टर हैं उनको जोड़कर क्वाड को इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहता है। और दूसरा ये कि अवाम को साथ जोड़ना चाहता है, केवल जो वहाँ खित्ते के नेता हैं, जो लीडर हैं, उनको ही नहीं जोड़ना चाहता, अपने अवाम को अपने साथ जोड़ना चाहता है। और इसीलिए जो नई नई सोच सामने आ रही है कि स्कॉलरशिप शुरू की जाए या क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया जाए, वो उसी का नतीजा है। चले, let's see sir what comes out of this, but this is a major development obviously that influences South Asia। और इसमें जारी बात है पाकिस्तान जो है, हमारे मुल्क में तो इस वक्त एंटी अमेरिकनिज्म ऑन द राइज, बिकॉज जो नए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी रिसेंटली फारग हुए हैं, उन्होंने एक नई डायरेक्शन में मुल्क को लेके जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली फॉर द न्यू गवर्नमेंट इसके बड़ा इम्पैक्ट है कि इंडिया यूएस रिलेशन जितने मजबूत होंगे, उसको हमारी नई गवर्नमेंट आइंदा आने वाले दिनों में कैसे देखती है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर स्वारण सिंह साहब फॉर योर टाइम and for your valuable analysis। बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया। थैंक यू।